चलिए, तो टोटल 6 क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं इसमें, लाइफ प्रोसेस के ही, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्स एज देन एब्जॉर्ब्स इट इज। मतलब पहले वो ब्रेक डाउन करेगा फिर एब्जॉर्ब करेगा, ना कि हमारे जैसे कि हम पहले क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी में नहीं, हम तो पूरा पहले बॉडी में लेकर ही उसको ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करते हैं ना। ब्रेक डाउन स्टमक करेगा, पूरा हमारा इंटेस्टाइन तक करेगा, और एब्जॉर्ब कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा हमारे अंदर होता है, राइट। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पहले खाने को बाहर ही ब्रेक डाउन कर देगा और फिर यूजफुल चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो ये हमारे होते हैं बेसिकली, हाँ, डी फंगाई। समझ रहे हैं क्या? डी रहेगा हमारा कौन सा? फंगाई। ठीक है, इसका आंसर फंगाई। तो इसको क्वेश्चन लिखे हो गया, ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेंगे फंगाई। ठीक है, लिखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements about small intestine and select the one which is not correct. नॉट करेक्ट, देखो नॉट में स्पेशली उससे अंडरलाइन किया क्योंकि हम कई बार ये चीजें ना स्किप कर जाते हैं। इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, दोनों का मतलब सेम है, पर हम उसको एक्चुअली पढ़ते समय ये सोच रहे थे कि करेक्ट पूछ रहा है, वो नॉट हमसे स्किप हो जाता है। इसलिए उन्होंने भी थोड़ा सा नॉट को हाईलाइट कर दिया कि आप नॉट भूलो ना, कि आपसे नॉट पूछ रहा है। तो नॉट करेक्ट बताना है। तो पहला क्या बोला? लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर एज इट डिपेंड्स ऑन दिस टाइप ऑफ फूड दे ईट। ये करेक्ट है ना, क्योंकि काऊ का हमने देखा था कि उसका इंटेस्टाइन बड़ा रहता है बिकॉज उनको सेलुलोज भी डाइजेस्ट करना है। तो सही तो लिखा ना कि एनिमल्स टू एनिमल लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन चेंज होगा, कि उनको किस टाइप का खाना वो खाते हैं। तो ये करेक्ट है, हमको नॉट करेक्ट वाला ढूंढना है। ठीक है, तो क्या है ना, गलती से अगर आप करेक्ट वाला इसको सोचे करेक्ट है और पहला ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आप तो अपने माइंड में ये सोच रहे हो कि करेक्ट वाला स्टेटमेंट पूछ रहा है और ये तो करेक्ट है। ठीक है, सेकंड पढ़िए। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ये भी करेक्ट है। इट रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज, ये भी करेक्ट है, क्योंकि लीवर का जूस भी बाइल वाला यही आता है और पेनक्रियाज का भी पेनक्रियाटिक जूस यही आता है, तो ये दोनों से सेक्रीशन ले रहा है। लास्ट ऑप्शन ही होना चाहिए, पर एक बार पढ़ भी लेते हैं। द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब्ड फूड बिफोर इट गेट्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, पूरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द ऑप्शन इज डी। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हैं? थोड़ा शॉर्ट में करके छोड़ दो, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग घर में कंप्लीट कर लेना उसको। ठीक है, आगे बढ़े। मतलब इसके हर पेपर में लगभग 6 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, मतलब इस चैप्टर का वेटेज काफी अच्छा है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। ठीक है, बढ़े आगे। असर्शन रीजन, तो 2 एमसीक्यू होगा, एक असर्शन रीजन। ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, सही है। ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू द ब्लड प्लाज्मा, ये गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट यहाँ पर? प्लेटलेट्स। सही ऑप्शन क्या है? प्लेटलेट्स होना चाहिए था यहाँ पे। मतलब असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और जनरली हमारा ऑप्शन सी होता है ना। दोनों ट्रू है एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये हमारा ऑप्शन ए होता है। ऑप्शन बी क्या होता है? दोनों करेक्ट है बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट लिखे हुए हैं। थर्ड होता है असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, और फोर्थ होता है असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। कई बार पेपर में पांचवा ऑप्शन भी आता है, ई, बोथ आर फॉल्स। समझ रहे ना? पर अगर ये नहीं है ना, तो आप समझ जाना कि मान लो अगर पढ़ते समय असर्शन फॉल्स रहा तो आप सीधा ऑप्शन डी करके आगे बढ़ सकते हो, रीजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि दोनों गलत है। या तो असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, या तो असर्शन फॉल्स होगा रीजन ट्रू होगा। तो अगर आपने असर्शन फॉल्स पहले ही रीड कर लिया कि वो असर्शन फॉल्स है, तो हमें फिर रीजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन डी लिख करके आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आपके में ऑप्शन ई भी है
तो फिर रीजन भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू, असर्शन ट्रू है एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, पढ़ो नेक्स्ट। नेम द टाइप ऑफ ब्लड, हम सेम पेपर में है ना अभी तक। नेम द टाइप ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ट्रांसपोर्टेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशनिंग द पाथ। आपको पाथ भी बताना है कि उसका क्या है। पाथ मतलब कहां से वो निकल रहा है, दैट इज फ्रॉम वन ऑर्गेन विच प्लेस टू अनदर विच प्लेस। ठीक है, तो पहला है वेना केवा। पहले ब्लड का टाइप बताओ ना। हाँ, पहला क्या होगा इसका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो क्वेश्चन पढ़ो और उसके हिसाब से आंसर करो। आपको पहले बताना नेम द टाइप ऑफ ब्लड, तो इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको प्रॉपर सेंटेंस में लिखेंगे है ना, कि इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पाथ दिखाना है कहां से, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में लंग्स नहीं आता है ना, एक्सेप्ट लंग्स से कहां जाएगा वो, टू लेफ्ट की राइट, टू राइट ऑरिकल। समझ रहे हैं क्या, है ना। अब इसमें पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा वेना केवा का फंक्शन लिख सकते हो डायरेक्टली, हालांकि हमारे पास लिखा हुआ है, पर आप क्वेश्चन समझो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और इसका आंसर हमें कैसे करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करके लिए, उसको प्रॉपर सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है कि इट सप्लाईज या इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। ऑर्गन का भी नाम लिखना है ना, राइट ऑरिकल तो चेंबर का नाम है, पर वो किस ऑर्गन का पार्ट है, हार्ट। ये बोला ना, फ्रॉम वन ऑर्गन विच ऑर्गन टू विच ऑर्गन, तो बॉडी पार्ट्स में तो सारे ऑर्गन आ गए एक्सेप्ट लंग्स, और लेके कहां रहा है, राइट ऑरिकल, और राइट ऑरिकल किसका पार्ट है, हार्ट का। ठीक है, चलिए पल्मोनरी आर्टरी के बारे में बताइए पराग। नहीं भैया सही बोल रहे थे, तो मैं अभी तो वही बोला, नहीं सही बोल रहा था करके। हाँ, यही ब्लड तो नीचे आएगा ना, ये जो राइट ऑरिकल में आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेना केवा लेके आया था, इसने राइट ऑरिकल में दिया, यही नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल में, और यहीं से पल्मोनरी आर्टरी निकल के लेके जाएगी उसको लंग्स में। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, फ्रॉम फ्रॉम राइट, नीचे वेंट्रिकल, ऑरिकल नहीं, ऑरिकल तो नीचे भेज दिया ना, उसका काम खत्म हो गया, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, लिखो ना भाई, मैं भी लिख रहा हूं, तो इतने देर में तो आप भी लोग भी लिख रहे थे, देख क्या रहे उसको बैठ के। तो वेना केवा का फंक्शन एंड पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन। ठीक है, तो जैसा बोला है वैसे ही लिखना है। आपसे टाइप ऑफ ब्लड पूछा है और पाथ पूछा है। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ के बताना मुझे इसका आंसर क्या है। हो गया, 23rd का ये बी वाला पार्ट समझ में आया क्या पूछ रहा है आपसे,
with the help of a schematic flow chart show the breakdown of glucose in a cell to provide energy. वैसा वाला फ्लो चार्ट बनाए थे ना, पायरुवेट, देन ईस्ट सेल का अलग, मसल सेल का अलग, और हमारे अंदर अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में अलग, तो वही चीज को शो करना है, ठीक है ना। इसकी ये कौन से पेज में था, मुझे पेज नंबर बताइए एनसीईआरटी का। उस साइड वाले पेज में था ना? नहीं नहीं, इधर इधर आप लोग पहले न्यूट्रिशन था ना, आगे बढ़ो। हाँ ये रेस्पिरेशन नहीं मिलेगा आपको, और आगे बढ़ो। हाँ ये रहा पेज नंबर, एनसीईआरटी का पेज नंबर 88, फिगर नंबर 5.8, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। फिर हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना, दैट फ्लो चार्ट विल से इट ऑल, उससे सब समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। ये उसी पेपर का एक और क्वेश्चन, 2 नंबर का, ये भी हम बात कर चुके थे इसके बारे में। नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड। इसका आंसर क्या था? किडनी। मैंने बताया था ना कि आधा नंबर किडनी लिखने का है एंड 1.5 नंबर स्ट्रक्चर समझाने का है, जिसमें हम क्या क्या बताएंगे कि नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। हाँ बोलो बोलो बोल, मोबेंस कैप्सूल, है ना, और दूसरा नेफ्रिक ट्यूब्यूल। 1.5 नंबर के हिसाब से ही लिखना है, 4-5 पेज भर के नहीं लिखना है, ठीक है। वोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है? कप कप शेप्ड पार्ट फॉर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, किसी ने रीएब्जॉर्प्शन बोला, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। रीएब्जॉर्प्शन तो यहां लिखेंगे अपन, फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। एंड नेफ्रिक ट्यूब्यूल के 3 पार्ट लिखेंगे फुल फॉर्म के साथ, क्या क्या था? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी। देन बीच में था हमारा लूप ऑफ हेनले, एंड लास्ट पार्ट था, मैं उल्टा लिख दिया हूं क्या? नहीं ठीक है, पीसीटी पहले था ना, हाँ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। इनमें होता क्या है? तो ये करते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, कॉमा, कंसंट्रेट्स द यूरिन, कंसंट्रेट्स द, बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, है ना, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्ट एब्जॉर्ब करेगा, उससे आपका पूरा यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा, एंड फाइनली वो पूरा यूरिन को फॉर्म करके कहां डाल देंगे? कलेक्टिंग डक्ट में, तो वहां वहां से वो यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में चला जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ लिखेंगे ना कि नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन किडनी। नहीं नहीं, उसको भी प्रॉपर सेंटेंस में, ऐसे फ्लो चार्ट में आप ऐसा तक बना सकते हो, बट इनके फंक्शंस को आप लाइन वाइज लिखेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट में लिख सकते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट में लिखा है, 3 पॉइंट कर देना, एक पॉइंट ये हो जाएगा, फिर एक पॉइंट ये हो जाएगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा पॉइंट ये, ठीक है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन था इसी पेपर का, एक और बचा है अभी, 6 क्वेश्चन है इस पेपर में। मार्क्स देखे तो इसके पहले ना कितने कितने नंबर का क्वेश्चन था? ये तो और वाला था, 4 नहीं 2 ही हुआ ना फिर। इसके पहले 2 एमसीक्यू, एक असर्शनिज्म 3 नंबर का, ये 2 5, ये 2 7, हो गया ये। और ये 3 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन है चैप्टर से, ठीक है। चलो पढ़ो।
हम्म क्या है एटीपी का रोल? व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन? यही तो एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं ना। दीज आर द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारा जो भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो किस फॉर्म में होता है? एटीपी। तो पहले तो आप एटीपी का फुल फॉर्म लिख देना कि इट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। लिख लीजिए, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि सेल में जो भी एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में ही होगी। ठीक है। और इसी से तो हम हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर पाएंगे। एनर्जी के बिना कैसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो पाएगी बॉडी के अंदर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इंश्योर्स सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स? गैसेस का एक्सचेंज प्लांट्स में कहां कहां हो रहा है? ट्रांसपीरेशन कैसे? स्टोमेटा। एक तो स्टोमेटा, और हाँ, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सही बोल रहे हो, बोलो ना। रूट्स में भी होता है। अभी तो अपन बोलते हैं ना कि हम प्लॉइंग क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी जो सॉइल है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, लूज हो जाए, ताकि अगर प्लांट्स उसमें रहेगा तो उनमें भी तो एयर जाना चाहिए ना। तो रूट सेल्स को भी तो एयर मिलनी चाहिए। ठीक है, उसका आंसर लिख लो, स्टोमेटा। स्टोमेटा, फिर सरफेस ऑफ लीव्स, स्टोमेटा, कॉमा सरफेस ऑफ लीव्स, स्टेम, स्टेम में भी वो लेंटिकल्स से एयर एक्सचेंज हो सकता है, एंड रूट्स, एंड रूट्स, surface of leaves, stem and roots, surface of leaves, stem and roots। हाँ हाँ, वो रहेगा ना, सबसे पहले तो वही लिखाया था मैंने, स्टोमेटा। हो सकता है कि अगर प्लांट उस समय रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो ऑक्सीजन इन लेगा, CO2 बाहर करेगा। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो CO2 इन करेगा, O2 बाहर करेगा। ठीक है, इसका आंसर लिख लो। पहला लिखेगा, फर्स्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, एंड सेकेंड लिख लेना
प्लांट्स रिक्वायरमेंट, प्लांट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपका और वाला पार्ट है, ऊपर का 3 नंबर, नीचे का पार्ट। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स एंड एनिमल्स? रिजर्व का मतलब ये है कि जो बचा हुआ खाना वो किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, बाद में उसी से वो एनर्जी उनको मिलती रहेगी। तो हाँ, इसमें प्लांट्स में क्या रहता है, स्टार्च। वही तो अपन देख रहे थे, स्टार्च टेस्ट करते थे ना, कि लीफ जो भी खाना बना रही है यूज अप करने के बाद बचा हुआ खाना वो लीफ स्टोर कर देती है लीफ के अंदर ही, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वैसे ही हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो लिख लेंगे, इन प्लांट्स स्टार्च एंड इन एनिमल्स ग्लाइकोजन, एंड इन एनिमल्स ग्लाइकोजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाउ डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे? हाँ, नहीं नहीं, क्यूटिकल से इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ड्यूरिंग द डे क्यों क्लोज होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो डेजर्ट कंडीशन में है। दिन भर अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो जो बचा कुचा पानी है वो भी ट्रांसपिरेशन से लॉस हो जाएगा, तो वो दिन में स्टोमेटा को बंद रखते हैं। समझ रहे हैं क्या, मतलब वो रात में ही CO2 यूज करके खाना बनाना चालू कर देंगे और सुबह खत्म होगा। मतलब बाकी नॉर्मल प्लांट्स में सुबह चालू होता है, रात को खत्म होता है। इनमें रात को चालू होगा, सुबह खत्म होगा खाना बनाना। समझ रहे हैं, हमने लाइट फेज पढ़ा था ना, लाइट फेज में क्या करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फोटोलिसिस से वाटर का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, और फिर रात में CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना रहे हैं। यही पढ़ा था हमने। बट डेजर्ट प्लांट में उल्टा होगा, ये रात में CO2 को पहले ही एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट करके छोड़ देंगे। जैसे हम खाना बनाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल रोटी बना रहे हैं तो रोटी को अध कच्चा सेक करके छोड़ देते हैं कि पूरा नहीं सेकना पड़े, थोड़ा कच्चा रखेंगे। जैसी आए तुरंत एक बार गैस चालू करके उसको गर्म कर दिए तो वो पूरी पक जाएगी। तो उसको आधा बना के छोड़ दिए, पर खाने लायक नहीं है अभी वो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वैसे ही कुछ प्लांट भी करेंगे कि आधा बना करके उसको रात को ही छोड़ देंगे, और दिन में जब सनलाइट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तब वो बच्चा कुचा काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो पहले, तो का आंसर लिखते हैं। लिख लिया क्वेश्चन? बाकी लोग लिखो जल्दी से। हाउ डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे? लिखेंगे इसका आंसर। डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स टेक, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, desert plants take up carbon dioxide at night, at night, and prepare an, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate compound. अभी ग्लूकोज या स्टार्च नहीं बना है, intermediate, intermediate compound which is acted upon by the energy, which is acted upon by the energy, which is acted upon by the energy, which is acted upon by the energy. एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? विच एलिमेंट इज एब्जॉर्बिंग द एनर्जी? अरे क्लोरोफिल का क्या काम है? हाँ, नहीं कलर तो दे रहा है, बट वही तो है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। आपने भी अपने लाइट फेज में लिखा है ऐसा, कि लाइट फेज में क्लोरोफिल जो है वो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्ब्ड बाय
acted upon by the energy absorbed by chlorophyll during the day. Absorbed by chlorophyll during the day. ठीक है, तो कितने नंबर का क्वेश्चन होगा? 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पिंस्टर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ, मैंने बताया वो एक फ्लैप जैसा होगा जो बंद करके रखेगा कि खाना कुछ देर तक यहाँ पे रहे, ताकि खाने को टाइम मिले कि वो डाइजेस्ट हो पाए, वरना तुरंत खाना निकल के आगे बढ़ जाएगा। और ऐसा ही एक, तो स्पिंस्टर समझना क्या होता है? ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ होगा? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे ही बहुत बड़ा है ना। वो बड़ा होने के कारण और खाने को वैसे ही बहुत टाइम मिल जाता है वहां रहने का। ऊपर से वहां पे विली माइक्रोविली वगैरह है, तो उसमें जरूरत नहीं है हमें स्पिंस्टर की। स्टमक एंड एनस, एनस स्पिंस्टर रहेगा वहां पर, कि जब वो ओपन होगा तभी फीसेस एनस से बाहर आएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्टमक एंड एनस। डन। ये डायग्राम आपकी बुक में भी है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है, एक बार देखो आपकी बुक में भी। एक ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। मिला? पेज नंबर 82। हमने एक्टिविटीज करी थी ना, आपको याद है एक्टिविटीज? टू प्रूव कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, टू प्रूव क्लोरोफिल इज नेसेसरी, टू प्रूव सनलाइट इज नेसेसरी। तो वो भी इंपॉर्टेंट है ना, सारे एक्सपेरिमेंटल सारे एक्टिविटीज। वैसे ये एक डायग्राम है जो आपके लीफ का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो जिसमें ये लीफ का बॉटम पार्ट है और ये लीफ का टॉप पार्ट है। और आप समझे कि एक लीफ को ऐसे लेकर के उसका इमेज लिया गया है, तो लीफ तो बहुत पतली होती है ना, तो यही वही पार्ट है, ये पार्ट है उसका। इमेजिन कर पा रहे हैं? मतलब अगर ये लीफ है तो इस तरफ से लीफ की एक फोटो ली गई है, तो ये जो इतना जो भी पतली सी लीफ होगी ना, ये उसी का क्रॉस सेक्शन है। जिसमें नीचे क्या होता है आपका, वो स्टोमेटा दिख रहा है? हाँ, गार्ड सेल्स, ये जो दिख रहे हैं ये दोनों गार्ड सेल्स हैं हमारे, और ये ओपनिंग है। तो अभी गार्ड सेल्स में पानी भरा है तो वो फूल गए हैं, जिसके कारण स्टोमेटा ओपन हो गया है। एक बार जब पानी इनमें से नीचे चला जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएंगे एंड द स्टोमेटा विल क्लोज। वो जो डायग्राम बना हुआ है दिख रहा है ऑन द राइट हैंड साइड पेज। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स थ्रू व्हिच मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, जिसका नाम क्या लिखा हुआ है? स्टोमेटा। ठीक है ना? इन तीनों के नाम क्या दिए हुए हैं? ये वाला एपिडर्मिस है क्या? देखो एक बार, टॉप वाला। हाँ, इसके बारे में क्या, ये पैरेन्काइमा वगैरह है क्या? देखो, अच्छा वो सीधा ऑर्गेनली को दिखा रहा है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और नीचे वाला? ये है क्या पैरेन्काइमा? उसका नाम ही नहीं दिया है। अच्छा, वो दिखा एयर स्पेस से रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये डायग्राम भी याद रखेंगे। बनाने नहीं आएगा, बट लेबलिंग करने आ सकता है। मतलब यही अगर थ्योरी के अंदर होता, एमसीक्यू ना होता ना, तो आपको क्वेश्चन हो सकता था कि लेबल दी पार्ट्स 1 2 3 4 एंड राइट द फंक्शन ऑफ पार्ट नंबर 4। बस, लेबल दी पार्ट्स 1 2 3 एंड 4 एंड राइट द फंक्शन ऑफ पार्ट नंबर 4। तो ये थ्योरी क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, 2 या 3 नंबर का। थर्ड वाला पार्ट एक्चुअली वो एयर स्पेसेस ही दिखा रहा है और कुछ नहीं है, जो आपके में भी लिखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ये ना सब ये पेरेन्काइमल सेल्स हैं, जिनके बीच में एयर स्पेसेस होती हैं। और पता है ना, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा वाला। तो पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये तो बताओ, थर्ड एमसीक्यू इसी पेपर में।
हाँ 8 9 10. During vigorous exercise, the occurrence of cramps in the outer muscles of an athlete is due to the conversion of pyruvate to lactic acid. इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड. इथेनॉल भी होता है, बट किस में होता है वो? ईस्ट में, है ना. इथेनॉल किस में होता है? ईस्ट में. हो गया. अच्छा, इसमें वो नहीं दिया हुआ है असर्शन रीजन, है ना, इसलिए 3 एमसीक्यू थे. Why is it important to prevent oxygenated and deoxygenated blood from mixing in birds and mammals? ये हमारे एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन था. उसका रीजन यही है कि इनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ब्लड अगर मिक्स हो जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर पहुंच नहीं पाएगा हर सेल तक, यानी कि हर सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा. तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, है ना, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, उनका दोनों ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए. इसलिए 4 चेंबर हार्ट है, और दोनों ऊपर के दोनों चेंबर, नीचे के दोनों चेंबर में क्या हुआ है? सेप्टम है बीच में. अगला क्वेश्चन लिखो. विच एनिमल्स कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड? जो लेजी होंगे ना, जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, जैसे वो क्रोकोडाइल को देखो, पड़े रहता है पानी में ऐसे धुंध से. मतलब ऐसा उनको ऐसा लगेगा कि वो है ही नहीं, क्रोकोडाइल पत्थर तो नहीं है पड़ा है, क्योंकि वो बहुत देर तक ऐसे ही पड़ा रहेगा. तो रेप्टाइल्स हो गए, हमारे एम्फीबियंस हो गए, इनमें ब्लड मिक्सिंग चल जाएगी, क्योंकि इनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर इसका आंसर लिखवा देता हूं मैं. ऊपर वाला फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे एनसीईआरटी जैसे ही क्वेश्चन है, उसका आंसर हमारे पास है. मेन है सेकंड क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है हमारे पास एनसीईआरटी में. लिख लिए क्या क्वेश्चन? आंसर लिख लेंगे इसका. रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. ठीक है. ये दोनों ही हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है. अगर गर्मी है तो इनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठंड है तो इनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा. मतलब जैसा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है ना, उसके हिसाब से इनका बॉडी का टेम्परेचर भी कम ज्यादा होता रहता है. तभी ये ठंड के सीजन में थोड़े से गायब से हो जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? सुना है वर्ड हाइबरनेट? है ना, कंप्यूटर में होता है ये वर्ड हाइबरनेट. शट डाउन होता है, स्लीप होता है. आजकल स्लीप की जगह हाइबरनेट होता है, तो हाइबरनेट का मतलब वही होता है, स्लीप. तो ये लोग उस सीजन में सोने चले जाते हैं, कुंभकर्ण जैसे. हाँ, लेजर्ड. ठीक है. तो रेप्टाइल एंड एम्फीबियन फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. सेकंड पार्ट का लिखना. देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट. देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट. Their body temperature depends upon the temperature of environment. Temperature of environment. ठीक है. चलिए, 3 4 5. हम्म. इसमें 8 नंबर का है.
चलिए नेक्स्ट पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड वेयर डज इट टेक प्लेस? हाँ, पायरुविक एसिड है फर्स्ट स्टेप. एक्चुअली पायरुविक एसिड नहीं, फर्स्ट स्टेप को ऐसे लिखेंगे ना पूरा कि ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड, और ये होगा कहां? इन दी साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, या पायरुवेट भी लिख सकते हो, फुल स्टॉप डाल के. इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. संडे वाला जो टेस्ट बोला हो ना, पूरे क्वेश्चन इसी से रहेंगे, यही पीडीएफ से. एनसीईआरटी प्लस पीडीएफ चलेगा. ट्वेंटी डायग्राम्स क्यों नहीं देना? हाँ बोलोगे बोर्ड्स में मत देना, लिखो फिर सीबीएसई को भी लेटर, एक साइंस के पेपर में डायग्राम मत देना. हाँ आ सकता है, क्वेश्चन भी थे ना. नहीं, लेबलिंग टाइप का ही आएगा, है ना. पूरा ड्रॉ करने बहुत कम ही आता है डायग्राम. ठीक है, चलो पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो ना. देखिए देखो, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो 2 या 3 नंबर का ही होता है. तो डायग्राम बना करके लेबलिंग करने वाला बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा चीजें. ठीक है, सेकेंड हो जाएगा. देखो, एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बिकॉज यही एटीपी से ही हम एनर्जी ले रहे हैं, जिससे बाकी बॉडी की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है. ठीक है, तो एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. तो ये अपन यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू द इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो जो भी एनर्जी बन रही है वो किस फॉर्म में बन रही है? एटीपी के फॉर्म में. इसलिए एटीपी को बोल रहे हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. और ध्यान रहे कि क्वेश्चन में एटीपी का फुल फॉर्म भी आना चाहिए कहीं ना कहीं आंसर में, वरना आपने पूरा एटीपी एटीपी यूज करके बोल दिया, आप पूरे आंसर में एटीपी का फुल फॉर्म ही नहीं है. होना चाहिए ना, आंसर में एटीपी का फुल फॉर्म होना चाहिए. ठीक है, इसका आंसर मैंने आप लोग को कॉपी में लिखवाया है, जल्दी ढूंढो. व्हाट इज मेंट बाय रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ ब्रीदिंग साइकिल? हमने रेस्पिरेशन को 2 पार्ट में पढ़ा है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन और एक ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में मिलेगा आपको ये कि जब सांस लेते हैं तो लंग्स पूरा ऑक्सीजन से भर जाता है. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग लिखे थे, उसके बाद मैंने शायद नोट में लिखवाया होगा, शायद, मुझे ये याद नहीं, बट मैं लिखवाया हूं, मुझे इतना याद है. व्हाट इज मेंट बाय रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ ब्रीदिंग साइकिल? कितने लोग को मिला? क्या बात है, पराग को मिल गया, मतलब सबको मिल जाएगा. हाँ रीड करो एक बार डेफिनेशन श्रेया. हाँ मतलब एक्सेल करने के बाद भी कुछ एयर हमारे लंग्स में जो रह जाती है उसको अपन कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, क्लियर है? ताकि ऐसा ना हो ना कि हम जब एक्सेल कर दें तब भी तो ब्लड है ना वहां पर, तो तब भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन एक्सचेंज होता रहेगा. तो कुछ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में हमेशा रहेगा. ठीक है, और इसका भी पूरा एक्टिविटी लिखे अपन. सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ढूंढो उसको, कहां लिखे? आपकी कॉपी में आपको अपने नोट्स मिलने चाहिए भाई, वरना बड़ा दुख की बात है. ये मैंने 3-4 एक्टिविटीज लिखवाई हैं आपको. सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. मिला? तो पूरा ऐसा लिखना है कि टेक अ पॉटेड प्लांट, उसको डिस्चार्ज करेंगे, लिखे ना सब पूरा स्टेप वाइज. तो ऐसा पूरा एक्सप्लेन करना है, और लास्ट में वही स्टार्च टेस्ट करके प्रूव करेंगे कि जिस प्लांट में हमने वो ब्लैक पत्ती लगाई थी, याद है, वो पत्ती के ऊपर हमने, आप चाहो तो ऐसा डायग्राम बना के दिखा दो और अच्छा लगेगा. यहाँ पे एक ब्लैक पेपर रख दिए, यहाँ दिखा देना ब्लैक पेपर.
तो जब हम इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे तो पूरा लीफ किस कलर का हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। यही हमारा आयोडीन टेस्ट होता है ना। स्टार्च टेस्ट में हम आयोडीन डालते हैं, अगर स्टार्च होगा तो वो पूरा ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जिस एरिया में स्टार्च नहीं होगा उसका कलर चेंज नहीं होगा। हो जाएगा ये। तो ये भी हमने लिखा हुआ है, इसका भी डेफिनेशन मैंने आपको दिखा दिया कहां पर है ये। डन, आगे बढ़े। ये दो पेपर हो गए, चलो नेक्स्ट। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, थर्ड पेपर है ये। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इवेपोरेशन मेंटेन्स वाटर कंटेंट इन लीफ सेल्स, transpiration creates a suction force which pulls water inside the plant, excretion helps in excreting out wastewater from the plant, translocation helps in transporting metal। ऊपर डायग्राम क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये तो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। हाँ, क्योंकि पानी ऊपर चढ़ता हुआ दिखा रहे हैं ना। सिर्फ इतना ही दिखाते ना तो आप इवेपोरेशन भी बोल सकते थे, बट इसमें पूरा लिखा हुआ है कि ट्रांसपीरेशन के कारण, दिख रहा है यहाँ पे, ये पानी यहां से निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसके कारण एक सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है, वही पाइप वाला, जिसके कारण पानी ऊपर चढ़ रहा है अपने आप। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। एक्चुअली डायग्राम में जो दिखा रहा है ना, उसमें से आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही उस डायग्राम को डिपिक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से एक्सक्रीशन ट्रांसलोकेशन तो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, चलो। हाँ, बी क्या होगा? मूवमेंट ऑफ, अभी तो बताया था ना वो लीफ का डायग्राम आया था, तो कि गार्ड सेल में पानी भर जाएगा तो गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे, ओपनिंग दी स्टोमेटा, ट्रांसपीरेशन होने के बाद श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होने के बाद क्लोजिंग द स्टोमेटा। तो पूरे चारों ऑप्शन मत लिखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू करके फिल इन दी ब्लैंक बना दो उसको, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। हो गया, पढ़िए असर्शन रीजन। The inner walls of the small intestine have finger-like projection called villi, which are rich in blood. ये blood capillaries आ रही है वहां पर, absorption होने वाला है। Assertion correct है। These villi have a large surface area to help the small intestine in completing the digestion of food. Completing the digestion of food, ये तो absorption करता है ना, तो रीजन गलत है ना। ये भी आपका क्या होगा? सी, यानी कि assertion ट्रू है एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, रीजन ये बोला ना कि वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं करवाता है विली, विली हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। अगर ये एब्जॉर्प्शन लिखा होता ना तो ये सही होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन रिलेशन विद द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। रीनल आर्टरी यही तो है जो ब्लड लेकर आ रहा है, जो ग्लोमेरुलस में जा रहा है फिल्टर होने के लिए। यूरेथ्रा, ग्लोमेरुलस एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो एक एक करके, इसका एक एक लाइन में हम वो लिख लेते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं, लिखो।
लिखे पहले पहले रीनल आर्टरी लिखो, इसमें हाइफन डाल के, ब्रिंग्स दी ब्लड containing nitrogenous waste, brings the blood containing nitrogenous waste, ठीक है। सेकेंड लिख लो यूरेथ्रा। अच्छा लेके कहां आता है वो भी लिख लो ना, इनटू द किडनी, ठीक है। यूरेथ्रा का फंक्शन लिख लो, इट एक्सपेल्स यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, इट एक्सपेल्स यूरिन, एक्सपेल्स मतलब बाहर करना, इट एक्सपेल्स यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। रिमूवल ऑफ यूरिन भी लिख सकते हैं ना, एक्सपेल्स यूरिन या रिमूवल ऑफ यूरिन। नेक्स्ट ग्लोमेरुलस, फिल्टर्स, फिल्ट्रेशन लिख सकते हैं। वोमेन्स कैप्सूल में है ना ग्लोमेरुलस जो फिल्टर कर रहा है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। एंड लास्ट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, हाँ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, selective reabsorption of useful material, selective reabsorption of useful material। एक आध बार जैसे किडनी का डायग्राम आया है, बस वही लेबल पार्ट करने का और फंक्शंस बताने का, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। इसका बताओ आंसर। इसी पेज पेपर में था कि पिछले पेपर में था, वो सनलाइट वाला पिछले पेपर में था ना। हाँ ओके। So two green plants are kept separately in oxygen-free containers, one in the dark and other in the sunlight. It was observed that plant kept in dark could not survive longer. का रीजन क्या होगा? इसको सनलाइट नहीं मिली, एंड सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर हमको वो एक्सपेरिमेंट नहीं बताना है, रीजन देना है बस, ठीक है। हो जाएगा ये। हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स, अपन अमीबा का तो पढ़े, वो सूडोपोडिया बनाता है ना, पर पैरामीशियम क्या माउथ है ना, मतलब हाँ पैरामीशियम चप्पल जैसे दिखता, बोलेगे आप। हाँ हाँ वो जो वैसी टाइप की चप्पल जो, हाँ पैर चप्पल पैर वाली तो होती है। अच्छा पैरागॉन बोल रहा है। नहीं अरे वो हिंदू लोग नहीं रखते वो लकड़ी की चप्पल, हाँ चरण पादुका बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। हाँ बस वैसी टाइप का दिखता है पहले, ऐसा कुछ, इस टाइप का कुछ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे माउथ होता है उसका, हो गया ना क्या। तो और यहाँ पे क्या होता है, सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर वो प्रे यहाँ होगा ना, प्रे अगर यहाँ होगा ना, तो ये सीलिया उसको मूव कर करके उसके माउथ तक ले आएगा। पर अमीबा में ऐसा नहीं होता, अमीबा अगर प्रे यहाँ पर है तो वो जाएगा और कप जैसा स्ट्रक्चर प्रे के आगे आजू बाजू में बनाएगा, और फिर वो उसको कवर करके अंदर ले लेगा। दोनों का तरीका अलग अलग है ना। तो लिख लो उसका आंसर, क्वेश्चन तो लिखो पहले, हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड। लिखो इसमें, हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड, तो लिखो फूड एंटर्स थ्रू अ, फूड एंटर्स थ्रू अ, फूड एंटर्स थ्रू अ स्पेसिफिक स्पॉट, through a specific spot with the help of movement of cilia, with the help of movement of cilia, with the help of movement of cilia।
ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, देखो जल्दी से पढ़ के। लिस्ट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके दो तीन चार फंक्शन थे, पर सारे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि चारों का मिला करके 3 नंबर भी नहीं है। एक्चुअली आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये वाला पूरा टोटल 2 नंबर का है। तो समझ रहे ना, ऐसा ना हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप बहुत सारा लिख रहे हो। तो क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम एंड किल्स द बैक्टीरिया, खत्म। अगला ट्रिप्सिन, हाँ क्या डाइजेशन, वो पेप्सिन करता है। पेप्सिन सबसे पहले स्टमक में पेप्सिन ही होता है ना, तो वही तो आपका पहले प्रोटीन को पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट करता है। ये नहीं, पेप्टिडेज तो अलग एंजाइम हो गया भाई। ये क्या करेगा, हाँ, जो पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस पेप्सिन ने बनाए थे उसको ये पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। और फिर आएगा आखिरी वाला एंजाइम अमीनो पेप्टिडेज, जो उस पेप्टाइड्स को फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक है, मस्कुलर वॉल, हाँ, अरे मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक का रोल पूछ रहा है, म्यूकस का रोल थोड़ा पूछ रहा है। मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक का काम है मैकेनिकल चर्निंग करना। खाना जब अंदर रहेगा तो पेट में तो दांत नहीं है कि वो चबाएगा खाने को, पर वो मूव तो कर सकता है ना, चर्निंग तो कर सकता है खाने की। तो मैकेनिकल चर्निंग ये आपके स्टमक के वॉल का रोल है। ठीक है, एंड सलाइवरी एमिलेज स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में हाइड्रोलाइज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ये भी लिखा हमने प्रॉपर डेफिनेशन, कि ब्लड फ्लोज ट्वाइस टू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी। और 2 टाइप का होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन यहां से चालू होकर यहां खत्म होता है, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन यहां से चालू होकर यहां खत्म होता है। हमने थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा था दोनों के बारे में, पर आप उनकी 2-2 लाइन भी लिख सकते हो। जल्दी बार निकालो जल्दी से, डबल सर्कुलेशन कहाँ है। अभी इतने नंबर के लिए कितना लिखना है वो बता रहा हूं मैं आपको। और ये 3 नंबर भी सिर्फ डबल सर्कुलेशन के नहीं है ना, नीचे एक क्वेश्चन और है अभी हमारा, तो एकदम ज्यादा कुछ नहीं लिखना है अपने को। पर डबल सर्कुलेशन का 2 लाइन का डेफिनेशन हो जाएगा, और दोनों का नाम लिखकर भी दोनों के लिए 2-2 लाइन। तो जो फर्स्ट सेंटेंस हमने खत्म किया था ना पल्मोनरी का और सिस्टमिक का, बस वहीं तक लिखना है। क्या लिखे थे एक बार रीड करो, हाँ जोर से रीड करो जैसी का। हाँ वो हो गया, पल्मोनरी या सिस्टमिक का एक बार लाइन रीड कर दो। बस यही तक, हियर द, वहां से नहीं लिखना है ना, सिर्फ इतना बता दो कि ये सर्कुलेशन चालू कहां से हो रहा है और एंड कहां पर हो रहा है। तो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो कहां से चालू हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट से होते हुए राइट ऑरिकल, हो गया ना, वापस हार्ट, हार्ट से निकाल के हार्ट में लाना है वापस। और दूसरा क्या है, राइट ऑरिकल से, सॉरी, राइट वेंट्रिकल से लंग से होते हुए लेफ्ट ऑरिकल। एम आई क्लियर, बस इतना बता, फिर वो डिटेल में तो अपन ने उसके बाद लिखा था ना, हियर द, कौन कौन सा ब्लड कहां से कहां जा रहा है, ये सब नहीं लिखना पूरा, क्योंकि इतने नंबर का क्वेश्चन है नहीं वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ो। व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लड हार्ट यूजफुल, ये भी पढ़ लिया अपन, कि मिक्सिंग ना हो जाए। सेपरेशन क्यों जरूरी है, पहले तो ये बताना है कि दोनों ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। फिर इससे इससे बर्ड्स और मैमल को क्या फर्क पड़ेगा, इससे बर्ड्स और मैमल को प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलेगा, जिससे उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी। समझ रहे हैं क्या, हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी में, ये अलग टाइप का फ्रेम है क्वेश्चन। इसके पहले अपन जो एक क्वेश्चन देखे थे वो भी अलग टाइप से फ्रेम था क्वेश्चन, और ये भी थोड़ा अलग फ्रेम है क्वेश्चन, मतलब बस उनके सेंटेंस में चेंजेस आए हैं, बट तीनों का आंसर एक जैसे ही है। समझ रहे हैं क्या, अरे हाँ या ना। चौथा पेपर पढ़ो। The process in which loss of water in the form of vapors from the aerial parts of plant take place is dash X, which helps in Y. Here X and Y are, X तो ट्रांसपिरेशन है ना,
यानी कि सी और डी तो खत्म हो गए। ट्रांसपिरेशन से क्या होगा? ट्रांसपिरेशन से फोटोसिंथेसिस में क्या हेल्प हो रही है? क्या होगा? टेम्परेचर रेगुलेशन, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा। क्या होगा? तो हमारे प्लांट्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो इट हेल्प्स इन टेम्परेचर। जैसे हमारा इवेपोरेशन होता तो वी फील अ कूलिंग इफेक्ट ना, वैसे ही जब प्लांट्स भी ट्रांसपिरेशन करेंगे तो उनको भी एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो यहां तक बस लिख लो इसका आंसर। द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट टेक प्लेस इज ट्रांसपिरेशन विच हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। नो नीड टू राइट ऑल द ऑप्शंस, सिर्फ पहली दो लाइन लिख लो जिसमें एक्स की जगह आप ट्रांसपिरेशन लिख देना और वाई की जगह आप टेम्परेचर रेगुलेशन लिख देना। जल्दी कंप्लीट करो इसको, ये पेपर और खत्म खत्म करते हैं। बढ़े आगे। ये अब ज्वाइन कर रहा है यश। हाँ ये शुभ आभा वही हो गया। इतना टाइम लग रहा है 2 लाइन लिखने में? As compared to terrestrial organism, the rate of breathing in aquatic organism is फास्टर होगा ना, क्योंकि उनको जरूरत है ना, तो जल्दी जल्दी लड़ेंगे ना। थोड़ा सा ऑक्सीजन है, 4-5 लोग मछली हैं, जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? फास्टर, बिकॉज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो। थोड़ा सा खाना होगा तो आप धीरे धीरे खाओगे क्या? 2 लोग हो, थोड़ा सा ही खाना है, गप गप गप। ठीक है। तो एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज, तो ये पॉइंट बी लिख लो जल्दी से। क्या रहता तो? नहीं, ये इसके लिए तो बी ही होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि एडवांटेज क्या, जैसे हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या एडवांटेज है इन रिगार्ड्स टू रिसीविंग ऑक्सीजन, तो उसमें हमारा आंसर कुछ ऐसा रहता कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रिसीव करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, whereas aquatic animals receive oxygen from the water, dissolved oxygen from the water। तो इसका आंसर तो हमेशा यही रहेगा। ठीक है। As compared to terrestrial organism, the rate of breathing in aquatic organism is faster because the amount of dissolved oxygen in water is fairly low। The walls of atria are thicker than those of the ventricles। ये गलत है। एट्रिया तो ऊपर है ना, इसको तो बस नीचे ब्लड देना है। नीचे वाले की वॉल थिकर होती है। लिखे अपन, ऑरिकल्स की वॉल थिनर होती है, बट वेंट्रिकल्स को ज्यादा पंप करना है ब्लड को ताकि वो पूरे बॉडी पार्ट तक जा सके। तो एट्रिया का वॉल थिकर नहीं है, एट्रिया का वॉल थिनर होता है देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तब भी पढ़ लेते हैं, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप इनटू वेरियस ऑर्गन एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर हुआ तब तो मोटा होना चाहिए ना वॉल, ताकि बहुत प्रेशर देने पर वो वॉल फट ना जाए। पतला रहेगा तो फट जाएगा, मोटा रहेगा तो नहीं फटेगा। ठीक है, हो गया। लिस्ट द इवेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वही लाइट फेज एंड डार्क फेज। और इसमें क्या क्या होता है, अपन ने लिखा है,
बट 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना है, समझ रहे हैं क्या? और ये एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 ways by which leaves of a plant help in excretion। तो अपन ने 5 तरीके लिखे हैं, उसमें लीफ वाला कौन कौन सा है? ट्रांसपिरेशन लिख सकते हैं, बिकॉज लीफ में ही तो स्टोमेटा है ना, जिससे एक्सेस वाटर का लॉस हो रहा है। और दूसरा आप वो लिख सकते हो कि लीफ का एब्सिशन होना, फॉलिंग ऑफ लीव्स। जब उसमें बहुत सारा वेस्ट स्टोर हो जाएगा तो इट विल बिकम हेवी एंड इट विल बी प्लग्ड फ्रॉम द ट्री, अपने आप ऑटोमेटिकली वो गिर जाती है। तो उसका रीजन है वेस्टेज, वेस्ट बहुत ज्यादा लीफ में एक्यूमुलेट हो चुका है, ठीक है। और तो वेस्ट का हमने जो लिखा था गम रेजिन, वो अलग चीज हो गया। और CO2 भी लिख सकते हो आप, CO2 O2 वो भी लीफ का ही तो है ना, स्टोमेटा है जहां, वो तो लीफ ही होगा। तो CO2 का एक्सक्रीशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड O2 का एक्सक्रीशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये सब इसके आंसर हो सकते हैं। हमको 2 ही लिखना है तो दोनों, चारों में से कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ, बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन है ना। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स 2 प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर सेक्रेटेड। इनफैक्ट हमने तो 3 पढ़े हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमीनोपेप्टिडेज, पर यहां 2 ही बोल रहा है, ठीक है। नेम द एंजाइम्स अलोंग विद द ग्लैंड्स दैट सेक्रेट देम। तो स्टमक जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो पहला रिलीज करेगा, जिसका नाम क्या है? पेप्सिन। प्रोटीन वाले के नाम बताना है अपन को, है ना। तो ग्लैंड हो गया हमारा, स्टमक बोल देना, स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस है उससे निकल रहा है, उसमें है हमारा पेप्सिन। और दूसरा क्या बोल रहे हैं अपन? ट्रिप्सिन। ये कहाँ है? पेनक्रियाटिक जूस में, ठीक है। इंटेस्टिनल जूस में तो वो है अमीनोपेप्टिडेज, ठीक है, हो जाएगा ये। एंड लास्ट क्वेश्चन इसी पेपर का, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड वी ईट। अच्छा, वो स्टार्च टेस्ट से कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड वी ईट। मतलब आप खाने में सलाइवा डालो तो क्या होगा? वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा, किसमें? माल्टोज। और अब अगर आप उस खाने का स्टार्च टेस्ट करोगे तो वो ब्लू ब्लैक कलरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च था ही नहीं। क्यों नहीं था स्टार्च? क्योंकि सलाइवरी एमिलेज ने उस स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको? सलाइवा का एक्शन क्या है हमारे खाने पे? कि वो हमारे स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, करेक्ट। तो वही प्रूफ करने के लिए अपन को एक्टिविटी करनी है। तो स्टार्च टेस्ट करके अपन प्रूफ कर देंगे कि इसमें स्टार्च नहीं रहा, जबकि हमने तो स्टार्च खाया था। अब चावल ले लेना ना, चावल में स्टार्च होगा, तो उस चावल में ही सलाइवा डाल करके उसको थोड़ी देर तक रहने देना, ताकि सलाइवरी एमिलेज उसको जितना भी स्टार्च है उसको क्या कर देगा? माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। अब उस चावल में स्टार्च बचा ही नहीं, तो अब आप आयोडीन डालोगे भी तो वो ब्लू ब्लैक कलरेशन नहीं होगा। समझ गए एक्टिविटी? एंड वाई इज बाइल जूस इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? बाइल जूस तो एक नॉन एंजाइमेटिक जूस है ना। बाइल जूस इज अ नॉन एंजाइमेटिक जूस। उसके बाद भी ये जूस या ये जूस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये करता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इट ब्रेक्स डाउन बिगर, बिगर नहीं, फैटी एसिड में नहीं करेगा भाई, वो लाइपेज करता है। बिगर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स बोल देना, ग्लोब्यूल मत बोलना। ग्लोब्यूल बड़ा हो गया, मॉलिक्यूल छोटा हो गया। तो बिगर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, ताकि आगे आने वाले लाइपेजों का काम आसान हो जाए, ठीक है। तो यहां 25 तक हो गया है। 4 स्लाइड और है जिसमें हमारे लास्ट पेपर के 4-5 क्वेश्चन होंगे। ये आप लोग करेंगे खुद से, समझ रहे हैं क्या? अब मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का रिवीजन करवाऊंगा, और ये पीडीएफ में शेयर कर रहा हूं। आप लोग संडे के टेस्ट के लिए इसी पीडीएफ से प्रिपेयर करेंगे। सुन रहे हैं क्या? देखिए इस पीडीएफ में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।
हाँ एनसीईआरटी सब कवर हो जाएगा रे, ठीक है।